हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे और एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं हमारे प्रोग्राम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में। आप लोग लगातार इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हमेशा की तरह आइए उस पर एक चर्चा करते हैं। आप लोग सब लोग पहले मुझे बताइए, आप सब मुझे ठीक तरीके से सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज़ वगैरह सब ठीक जा रही है? देखिए, आज अध्याय 23 है, क्लास 46 है और यहाँ पर कराची से वर्धा तक ये टॉपिक का नाम है, जो 1932 से 1934 तक का जो पूरा का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है या जो समय है उस कॉन्टेक्स्ट में बात वहाँ पर होगी। तो कैसा है इसको आइए समझेंगे। वास्तविक रूप में जो पिछला अध्याय आपने पढ़ा था सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा, अब जो आपने सविनय अवज्ञा पढ़ा है उसमें हमने आपको बताया कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो हुआ और ये फेल हो गया। इसके बाद गांधी जी और इरविन का पैक्ट हुआ और इसी गांधी इरविन पैक्ट के अनुसार ये तय हुआ कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जो है वो कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहां पर 1932 में आ चुके हैं। तो ये वास्तविक रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए, इरविन पैक्ट में क्या हुआ था कि कुछ शर्तें गांधी जी की मानी गई थी इरविन की तरफ से और इरविन ने कुछ शर्तें जो है वो गांधी जी की मानी थी। अब ऐसे में गांधी जी को ये भी एक शर्त मानना पड़ा कि आप लंदन जाइएगा और यहाँ पे ये जो सविनय अवज्ञा मूवमेंट है इसको बंद करके जाइएगा। तो बंद करके गए थे। कई एंगल से इसको देखा जा सकता है। तो उन्हीं परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर चर्चा होगी कि जब वो जा रहे हैं, गए और लौटे, इन बिटवीन ये जो टाइम है 1932 से 34 तक का जो जाएगा वो किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसी के ऊपर हमारा डिस्कशन है पूरी तरीके से ये। ठीक है, यहां पर हमको इसी के आगे की बात जो है वो समझनी है कि एग्जैक्टली जो है वो यहां पर क्या हो रहा है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, आज 9 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर आज शाम 6 बजे जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो उसके ठीक एक घंटे पहले ये एक सेशन आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। आज ये पहला एपिसोड गया है। दिलीप सर ने PIB डेली प्रोग्राम शुरू किया है और इस प्रोग्राम को आप जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। कल से मैंने ये एक सीरीज शुरू की थी जिसका पहला एपिसोड आपको मंगलवार को कल मिल चुका है, मंगलवार को। अगला एपिसोड कल बृहस्पतिवार को मिलेगा, बृहस्पतिवार को अगला एपिसोड मिलेगा आपको और इसके अगला एपिसोड जो है वो शनिवार को मिलेगा। ठीक है, 10 इयर्स का जो है प्रीलिम्स का PYQ हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो ये 2 टॉपिक पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, करा दिए हैं, इसमें जाके देख लीजिएगा। बृहस्पतिवार को और मंगलवार को जो सेशन होगा ये रात 8 बजे आपको मिला करेगा और जो शनिवार को सेशन है ये शाम 7 बजे मिलेगा, शाम 7 बजे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रात 8 बजे शनिवार को अमृतसर का एक प्रोग्राम रहता है, हिस्ट्री ऑन माफ कीजिएगा मैप पे बेस जो है एक प्रोग्राम अमृतसर का रहता है, तो वो प्रोग्राम आप वहां पर देख सकते हैं। चलिए, प्रतिज्ञा बैच में जल्दी से एनरोल हो जाइए क्योंकि ये बहुत शानदार बैच है 2026 की तैयारी करने वाले लोगों के लिए और 2027 की तैयारी करने वाले लोगों के लिए। दोनों बैच अलग अलग जो है उनकी वैलिडिटी है, इसके लिए फीस जो है वो अलग अलग है। फीचर्स सारे सेम है, वैलिडिटी की एक्सटेंशन यहाँ पर है। तो बहुत सही समय है इन बैचेस की प्रिपरेशन करने के लिए। आप विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप प्रयोग कर सकते हैं। 2025 में आप चाहें तो अभी भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, बट ये आखिरी मौका होगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। 29 मार्च 1931 कराची में बैठक हो रही है। कराची में जो बैठक हो रही है वो किस लिए हो रही है कि जो इसके पहले का इतिहास आपको मालूम है। इसके पहले का इतिहास क्या था? इसके पहले का इतिहास था कि गांधी का इरविन के साथ समझौता हुआ। इरविन कौन है ये कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। गांधी का इरविन के साथ समझौता हुआ और उस समझौते के अकॉर्डिंग समझौता जो है हुआ, इसका मतलब आप इसको कह सकते हैं कि कांग्रेस का सरकार के साथ समझौता हुआ। इसको आप बिल्कुल ये कह सकते हैं क्योंकि गांधी जी को कांग्रेस की तरफ से बात करने के लिए कहा गया था और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वायसराय हुआ करते थे। तो ये जो समझौता है
डेफिनेटली कांग्रेस वर्सेस एक तरीके से सरकार का हो गया। तो कांग्रेस का यहां पर जो रुख है वो सरकार के साथ समझौतावादी साफ साफ दिखा है, और सरकार का भी साफ साफ रुख जो है वो कांग्रेस के साथ समझौतावादी दिखा है। लेकिन इस समझौते की शुरुआत कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से हुई है। प्रॉब्लम में सरकार आई थी, ये मैंने आपको बताया। क्यों प्रॉब्लम में सरकार आई थी? क्योंकि जब आंदोलन शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा, तो सरकार ने हल्के में लिया था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते इतना आगे पहुंच गया आंदोलन की बीच में सरकार कोई कदम उठा करके उस आंदोलन को अगर रोकती तो उसमें हमेशा सरकार की ही चीछा लेदर होनी थी, और हुई। तो अब उनके पास में यही था कि यार थोड़ा समझौता करने की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि जो साम्राज्यवादी विचारधारा के सरकारी महकमे के जो लोग थे वो अभी भी झुकने को तैयार नहीं थे, बट सरकार जो है वो थोड़ा दूसरे एंगल से सोच के काम करती है। वो अवसरवादी तो होती ही है सरकार, तो ये अवसरवादी सरकार ऐसा कर रही थी। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से जरा देखिए क्या हो रहा है। जिस दिन बैठक हो रही है कराची में, वहां यह तय हो रहा है कि जो समझौता हुआ है, ये बैठक आपकी हो रही है कराची में, कराची बैठक इसको कहा जाएगा। ये जो समझौता हुआ है ये समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौते के तौर पर भी कहीं कहीं लिखा जाता है। और उस बैठक में जो समझौता हुआ था उस समझौते के ऊपर यहां पर डिस्कशन हो रहा है, और इस डिस्कशन के अकॉर्डिंग ये चीजें प्लान की जा रही हैं कि सरकार से हमें बात करने के लिए ये राजी किया गया है कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, यानी कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगा। तो कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठ करके ये तय कर रही है कि वो कौन सी दिशाएं होंगी, कौन से एंगल्स होंगे जिस पर कांग्रेस को बात करनी चाहिए, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जो गवर्नमेंट से डिमांड में हमें रखने हैं, मांग में हमें रखनी है। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस आंदोलन के शुरू होने से पहले सरकार जिस तरीके की मांग रख रही थी, माफ कीजिएगा, आंदोलनकारी जिस तरीके की मांग रख रहे थे, राष्ट्रवादी जिस तरीके की मांग रख रहे थे, वो मांग क्या थी? वो मांग जो भारत है वो राष्ट्रमंडल की तरह, मतलब राष्ट्रमंडल क्या, हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि डोमिनियन स्टेटस जो है, डोमिनियन स्टेट्स की डिमांड वहां पर हो रही थी, और डोमिनियन स्टेट्स की मांग को भी सरकार ने मानने से मना कर दिया था। ये मैंने आपको साइमन कमीशन की रिपोर्ट के समय में बताया था। लेकिन अब जब डिस्कशन हो रहा है तो उसमें डोमिनियन स्टेट नहीं, यहां पर स्वराज की मांग को लेकर के बात हो रही है। तो अब ये डिस्कशन हो रहा है कराची की बैठक में, एग्जैक्टली हम लोग को वहां पे जाकर किस किस दिशा में बात करनी है, क्या क्या मांगे रखनी है, ये सब चीजों की डिमांड वहां पर होनी है। कांग्रेस की मीटिंग भी होनी है। अब जिस समय ये सारी चीजें हो रही हैं, ये समय उस दिन से ज्यादा दूर नहीं है, उस दिन से ज्यादा आगे का समय नहीं है, मात्र 6 दिन के आगे का समय है, जिस दिन हमारे देश में क्रांति के प्रतीक उस समय जो बन चुके थे भगत सिंह जी और उनके जो साथी, उनको फांसी की सजा दी गई थी। 23 मार्च सन 1931 के 6 दिन बाद 29 मार्च 1931 को डिस्कशन चल रहा है, और इसलिए जो देश के युवा हैं वो भयंकर तरीके से नाराज चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निस्संदेह इस वर्ग का इस तरीके की मीटिंग से कोई लेना देना नहीं होगा, और ये जम करके विरोध करेंगे। विरोध बहुत ज्यादा हुआ, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा विरोध हुआ। राष्ट्रवादी खेमे को क्रांतिकारियों की तरफ से इस तरीके के राष्ट्रवादी खेमे को जो है द्रोही बताया गया, उन्हें राष्ट्र विरोधी बताया गया, गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, उनको अपशब्द कहे गए, तमाम तरीके की चीजें यहां पर हुई। फिर भी कांग्रेस में कराची में कांग्रेस की मीटिंग हुई, और अपने परंपरा के अनुसार उन्होंने मीटिंग करी। मीटिंग में ये बात जरूर हुई, कांग्रेस की तरफ से बात जरूर कही गई कि जो क्रांतिकारी हैं उनका बलिदान प्रशंसनीय है, निस्संदेह। और यहां जो कराची की मीटिंग हुई उसमें जो दिल्ली समझौता हुआ है, उस समझौते को ऑफिशियली कांग्रेस ने मंजूरी दे दी है। ऑफिशियली मंजूरी देने के अलावा उस समझौते में यह बात हुई है कि हम लोग जो मौलिक अधिकार हैं, लोगों के मौलिक अधिकार, और जो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं, उन पर भी कुछ प्रस्ताव पारित करें। यानी ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में कुछ चीजें औपचारिक हुई, जैसे कि प्रशंसा की गई, जैसे कि समझौता जो पहले हो चुका था उसको मंजूरी दी गई, और कुछ प्रस्ताव इस दिशा में बनाए गए कि हमें मौलिक अधिकारों के लिए और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के लिए भी
एजेंडे बनाने चाहिए। क्यों बनाने चाहिए? क्योंकि आंदोलन से पहले का समय, आंदोलन से पहले और अब का समय, अब का समय, इनमें काफी परिवर्तन हो चुका था, इसमें काफी ज्यादा परिवर्तन हो चुका था। आंदोलन से पहले के समय में और अब के समय में बड़े चेंजेस आए थे। और अब के समय ने ये ठीक ठाक तरीके से सीख लिया था कि हमें डोमिनियन स्टेट की आवश्यकता नहीं है, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की चीज जो है वो चलनी शुरू हो चुकी है। पूर्ण स्वराज की मांग की तरफ हम लोग आना शुरू कर चुके हैं। मौलिक अधिकारों को नजरअंदाज अब नहीं किया जा सकता, इसलिए यह तय किया गया कि हम अपनी मांगों में क्या क्या चीजें शामिल करेंगे, वो सारी चीजें इसमें शामिल होनी शुरू हुई। देखिए यहां पर कई सारी चीजों को लेकर चर्चा हुई है, जैसे हमको अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी की मांग करी गई है। ठीक है, इसके अलावा धर्म, जाति, नस्ल इत्यादि जो है, इसका जो भेदभाव है, भेदभाव रहित सरकार होनी चाहिए। यानी कोई भी सरकार बनेगी वो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा ना देने वाली सरकार हो। महिलाओं के सम्मान और बराबरी की बात यहां पर करी जाए। शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाई जाएं, शिक्षा से संबंधित नीतियां जो है वो बने। इस तरीके के तमाम प्रकार की जो राष्ट्रवादी मांगे हैं, कानून के समक्ष समानता हो, कानून के समक्ष समानता, सरकार ऐसी चाहिए, ये सारी चीजें कुछ इस तो यही है मौलिक अधिकार। और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों में ये चीज कि सभी को काम करने के बराबर अवसर दिए जाएं, किसी भी तरीके का इसमें यूरोपियन और भारतीयों को लेकर के भेदभाव ना हो, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है यहां पर रखी गई। दूसरी कुछ चीजें और भी रखी गई, जैसे लगान जो है वो जो अनर्गल लगान लिया जा रहा है और जो मालगुजारी ली जा रही है, लगान और मालगुजारी जो है इस पे लगाम लगाई जाए। इस पे क्या लगाई जाए? लगाम। मतलब अनाप शनाप तरीके से जो आप लगान ले रहे हैं, बेमर्जी की, बेफजूली की जो आप लगान ले रहे हैं, मनमर्जी की जो लगान ले रहे हैं, वो नहीं, निश्चित किया जाए, इसको रेगुलेट किया जाए। ठीक है, लगान वगैरह के लिए। कर्ज जो है उसकी माफी होनी चाहिए और माफी के लिए सरकार कदम यहां पर उठाए कि लोगों के कर्ज जो है वो माफ किए जाएं, इस दिशा में काम हो। सूदखोरी जो है वो समाप्त की जाए। ठीक है, जो अतिरिक्त, मतलब अगर हमें आवश्यकता पड़ रही है ब्याज पे पैसा लेने की, तो ऐसे ऐसे ब्याज की कंडीशंस लगाई गई हैं। अशिक्षित लोग हैं, लोगों को समझ नहीं उतनी ज़्यादा, और आपने उसका फ़ायदा उठा करके अपनी मनमर्जी के यहाँ पर ब्याज लगा रखे हैं, सूद लगा रखे हैं, तो सूदखोरी बहुत ज़्यादा चल रही है, उसको कंट्रोल किया जाए। लोगों के काम के घंटे जो है निश्चित किए जाएं, महिलाओं के काम के घंटे निश्चित किए जाएं। यूनियंस जो है उनका विरोध ना किया जाए, यूनियंस जो है वो होने चाहिए, श्रमिक यूनियन जो है वो बनने चाहिए, उसका विरोध वगैरह ना हो। खदान और परिवहन से संबंधित जो चीजें हैं वो सरकारी स्वामित्व वाली होनी चाहिए। इसका निजीकरण जो है वो क्या हो? इसका निजीकरण जो है वो समाप्त हो। इसका निजीकरण जो है वो क्या हो? समाप्त हो। किसका निजीकरण? इन खदानों का, क्योंकि ये संपदा हैं, राष्ट्रीय संपदा हैं, और राष्ट्रीय संपदा पर सार्वभौमिक अधिकार होना चाहिए। सरकारी, मतलब सरकार तो सबकी होती है, तो किसी एक का निजी स्वामित्व उसमें ना हो। ठीक है, सरकारी स्वामित्व का होना चाहिए। अल्पसंख्यकों के हितों का जो है वो संरक्षण रहे, उनका जो धर्म है, उनकी जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो संस्कृति है, उस धर्म, भाषा और संस्कृति इत्यादि का सरकार हनन ना करे। सरकार जो है उसका हनन ना करे, हनन ना करे, ना ही इसका फायदा उठा करके, ना ही इस विभिन्नता का फायदा उठा करके किसी और वर्ग के प्रति आग उगलने का काम करे। यानी सांप्रदायिकता को इसमें ना लेकर के आया जाए इस सारी दिशा में। तो ये सारी चीजें जो है कांग्रेस की कराची मीटिंग में बात रखी गई कि आगे हम लोग इस दिशा में काम करेंगे, इस दिशा में चलेंगे, इस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। फाइनली 29 अगस्त 1931 को इन सब विचारों के साथ गांधी जो है वो निकले लंदन के लिए।
लंदन के लिए रवाना हुए, जहाज में बैठ करके रवाना हुए हैं। अब गांधी जी जो है वो कांग्रेस लेकर के चल रहे हैं एक तरीके से, मतलब गांधी जा रहे हैं मतलब कांग्रेस जा रहा है। तो कांग्रेस जो है अब लंदन पहुंच रहा है, आप ऐसे समझिए कांग्रेस में मीटिंग होनी है। लेकिन पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय भी जो साम्राज्यवादी राजनीतिक विचारधारा के जो लोग हैं और जिनके पास में फाइनेंशियल ताकतें हैं, जिनके बल पर साम्राज्यवादी सरकार चल रही है, साम्राज्यवादी जो सरकार चल रही है, वो सरकार को झुकना या झुकते देखना पसंद नहीं करते और नहीं करेंगे। वो इस बात का खूब विरोध कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर विंस्टन चर्चिल जो है वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो साम्राज्यवादी राजनीतिक विचारधारा और जो वित्तीय ताकतों का जो विरोध है उसका समर्थन करता है। वो कहता है कि हम कांग्रेस से बात क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस जिस देश में है वो हमारा उपनिवेश है, हम उसके मालिक हैं, हम उनको नौकर बना के रख सकते हैं, हम उनकी बगैर बात माने उनके ऊपर दमन चक्र चला करके उनके ऊपर रूल कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं, फिर क्यों हम बराबर में उन्हें बैठा रहे हैं? ये सर पे चढ़ाने जैसी बात होगी। उसने तैश में आकर के गांधी को अधनंगा फकीर कहा ना, अधनंगा फकीर कहा। तो अब देखिए ये बहुत ही, देखिए गांधी जी का यहां पर एक फिलॉसफी आपको समझ में आएगा। ये वो उस समय, इससे पहले जो आंदोलन है वो आंदोलन सविनय अवज्ञा चल रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब पूरे भारत में फैल रहा है तो भारत में उसको लेकर के दक्षिण की तरफ जब गांधी जी जा रहे हैं तो वहां दक्षिण में कुछ लोग अभी खादी नहीं अपना पाए, उन्होंने विदेशी कपड़े पहने हुए थे। तो गांधी जी ने ट्रेन में उनसे पूछा है कि तुम लोग क्या आंदोलन में शामिल नहीं हो? वो बोल रहे हैं कि शामिल हैं। फिर खादी क्यों नहीं पहनी है? क्योंकि खादी तो उसमें पहचान है वहां की आंदोलन में शामिल होने की। बोले खादी बहुत महंगी है, इतना पैसा नहीं है हमारे पास में, और हम इसलिए विदेशी वस्त्रों की होली नहीं जला सकते क्योंकि हमें वही धारण करने हैं। तो गांधी जी को ये बात लॉजिकल लगी और उन्होंने इसका उपाय निकाला कि अगर हम पूरे, और गांधी जी जिस समय ये बात सुन रहे हैं उस समय गांधी जी ने पूरा जो कपड़े पहन रखे हैं ऊपर से नीचे तक सब खादी के हैं, एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें पहन रखी, कोट भी है उनके पास में, वो शॉल टाइप की भी चीज है, ओढ़नी टाइप की भी चीज है, एक्स्ट्रा सब चीजें उनके पास में। तो कह रहे हैं ये जो एक्स्ट्रा वस्त्र हैं अगर इन कपड़ों से किसी और के कपड़े बन जाते तो वो भी खादी पहन लेता। अगर महंगी है तो कम खरीदी जाएगी, ज्यादा पहनने की क्या आवश्यकता। तो वहीं से गांधी जी ने, आपको मालूम है कि कमर के नीचे केवल और घुटने के ऊपर तक ही धोती पहननी शुरू करी, केवल उतना सा वस्त्र पहनना शुरू करो। उसी वेशभूषा में ऊपर की ओर केवल शॉल ओढ़े हुए और नीचे की ओर केवल धोती पहने हुए, उसी वेशभूषा में वो पहुंच गए लंदन में। और अब वायसराय के सामने, क्या नाम है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सामने बैठ करके उनकी बात होनी है। तो ये जो सरकारी हुकूमत में आस्था रखने वाले जो लोग हैं उनको ये बड़ा बुरा लग रहा है कि हमारे महाराजा के सामने, हमारे उस समय जो है महाराजा की, मतलब तब उस समय क्या तब भी चलती थी, आज भी महाराजा की सरकार चलती है, वहाँ तो शाही सरकार चलती है। तो हमारे महाराजा के सामने और हमारे इसमें जो है प्रधानमंत्री के सामने इस तरीके से कोई कैसे आ सकता है। तो विंस्टन चर्चिल ने मतलब उन्हें बुरा भला कहा है, इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारा विरोध हुआ। तो जरा देखिए यहाँ पर ये एक डेली मेल है, डेली मेल एक न्यूज़पेपर है, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा है। क्या लिखा है? भारत के बिना ब्रिटानी राष्ट्रमंडल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। व्यावसायिक, आर्थिक, राजनीतिक व भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारी सबसे बड़ी शाही पूंजी है। तो ये स्टेटमेंट सुन करके आपको कंफ्यूज हो सकते हैं, आपकी क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट। वास्तविक रूप में ये जो बात बताई जा रही है उसमें इस तरीके के जो लोग हैं इनकी तरफ से एक विचार छापा गया है कि अगर हमने
कांग्रेस का मतलब उस समय भारत का रिप्रेजेंटेटिव भी है, ये बहुत अपने आप को ये राष्ट्रीय संस्था कह रहे हैं, तो ये भारतीय राष्ट्र है। तो कांग्रेस को अपने बराबर बैठाना, इससे कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा, और कांग्रेस का मनोबल बढ़ने का मतलब है कि भारत का मनोबल बढ़ेगा, और भारत का मनोबल बढ़ने का मतलब है कि ये अपनी स्वतंत्रता के लिए और 2 कदम आगे चला जाएगा। इस तरीके से तो हम भारत पे अपनी पकड़ कमजोर कर देंगे, जबकि हम यहां इसलिए बैठे हुए हैं कि हम कोई समझौता निकालें और हमारा शासन इनके ऊपर बरकरार रहे। ऐसे में शासन बरकरार नहीं रहेगा, वो मजबूत होंगे। और अगर हमने राष्ट्रमंडल में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत को खो दिया, तो फिर राष्ट्रमंडल में इतना मजबूत कोई देश नहीं है जितना मजबूत भारत है। ये लिखा है, ये हमारी सबसे बड़ी शाही पूंजी है, इसे तूल देना, इसे मजबूत करना, इसको खो देने के बराबर होगा। इस पर अपनी पकड़ को ढीली कर देंगे तो ये सबसे बड़ा देशद्रोह होगा। आप समझ रहे हैं? कांग्रेस को लेकर के सरकार जिस देश की सरकार चल रही है, उस देश के अन्य जो लोग हैं उनकी क्या सोच है। अब देखिए क्या हुआ, गांधी गए थे यहां पर, तो उस समय वायसराय इरविन थे, क्योंकि उन्होंने इरविन से समझौता किया था। इरविन से समझौता खत्म होने के बाद इरविन का कार्यकाल भी खत्म हो गया, और गांधी के लंदन जाने पर तुरंत यहां पर जो वायसराय हैं चेंज कर दिए गए। नया वायसराय आया विलिंगटन, और नया वायसराय विलिंगटन इस तरह की सोच वाला है जो मैंने आपको अभी बताई है। इधर बीच दोबारा से इलेक्शंस होते हैं लंदन में, और अक्टूबर 1931 को लेबर पार्टी की रैमजे मैकडोनाल्ड की सरकार दोबारा से गठित हो जाती है। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी है, दूसरे में भी है, पर कोई बात नहीं। लेकिन इस बार जब सरकार बनी तो इसमें कंजर्वेटिव जो पार्टी के जो लोग हैं उनका भी काफी बोलबाला है। तो सरकार में कंजर्वेटिव सदस्यों का काफी बोलबाला है, और ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ये एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय दबाव में है, और वो खुद भी नहीं चाहता कि उपनिवेश भारत जो है वो स्वतंत्र हो जाए, या ऐसी कोई हरकत हो जिससे कि उपनिवेश को स्वतंत्र होने के बारे में सोचा जा सकता हो। और इसीलिए दक्षिणपंथी विचारधारा का एग्रेसिव, देखिए भारत में जो है, जो भारत मंत्री है वो भी बदल गया। भारत मंत्री बनाया गया उस समय सैमुअल होवर को। तो सैमुअल होवर और जो वायसराय है विलिंगटन, ये दोनों जो हैं ब्रिटिश राष्ट्रवादी भावना से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, और ये भारत की औपनिवेशिक सत्ता जो है वो हाथ से निकलने नहीं देना चाहते, इसलिए इस तरीके के लोगों को भारत में बुलाया गया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल मतलब जैसे भारत में उस समय वायसराय कौन है? वायसराय जो है वो कौन है? वो विलिंगटन है, विलिंगटन। और आप देख रहे हैं कि सचिव जो है, सचिव किसको बनाया गया है? सचिव बनाया गया है किसको? ये सैमुअल होवर को बनाया गया है। तो ये लोग अपने मंत्रिपरिषद में जिन लोगों को रखेंगे, मंत्रिपरिषद जो उस समय होती थी उसमें भारतीय सदस्य भी शामिल होते थे। ये इसलिए होते थे क्योंकि इंडिया ने डिमांड करी थी कि इसका एक्सपेंशन किया जाए, इसमें भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाए। तो अंग्रेजों ने उसका हल ये निकाला कि ठीक है हम भारतीय सदस्य रखेंगे। तो उन्होंने ऐसे भारतीय सदस्यों को रखा था जो इनके हितकारी हो सकते थे। तो उस समय के भारतीय प्रतिनिधिमंडल में ऐसे सदस्य जो ब्रिटिश हुकूमत के मित्र कहे जा सकते थे, ऐसे लोग थे। उसमें चाहे राजे रजवाड़ों की बात करी जाए, चाहे जमींदारों की बात करी जाए, चाहे अमीर वर्ग के लोगों की बात करी जाए, या किसी अन्य शिक्षित व्यक्ति की बात करी जाए, इसमें ज्यादातर लोग ऐसे हुआ करते थे। कहने को भारतीय थे, लेकिन वो, तो इसका मतलब ये ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश हुकूमत के पक्षपाती हैं। तो इसका मतलब वो जो आंदोलन है, उस आंदोलन के विरोध में कहीं ना कहीं खड़े होने के लिए तैयार हो सकते हैं।
ये जो सिचुएशन है इंडिया में, जिस समय गांधी वहां पे बात कर रहे हैं, करने के लिए गए हैं, उस समय जब यहां पर राष्ट्रीय आंदोलन को रोका गया है समझौते के तहत, उस समय यह सही मौका है जब इन भारतीयों का प्रयोग करके उन भारतीयों के खिलाफ इनको खड़ा किया जा सकता है जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन चलाए थे। और सरकार भारतीयों का पक्ष लेने की बात भी सरोकार कर सकती है कि हम तो भारतीयों का पक्ष ले रहे हैं, आप तो कह रहे थे कि भारतीयों का पक्ष लो, लेकिन वो ऐसे भारतीयों का पक्ष ले रहे हैं। तो जानबूझ करके इस तरीके का प्रतिनिधिमंडल बनाया गया था कि जो गांधी को परास्त कर सके, गांधी के जो प्रभाव उस समय बढ़ रहे थे, उस गांधी के प्रभाव को कम कर सके। तर्क यही है कि कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और जब से गांधी जी आए हैं उन्होंने कांग्रेस के अंदर जो नेतृत्व शामिल नहीं था, भारतीय पक्ष, उस पक्ष को भी उन्होंने शामिल करा दिया था। तो सच में ये नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी। मतलब उसमें श्रमिक या ग्रामीण पार्टिसिपेशन या महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम रहता था, लेकिन गांधी जी ने इन सब लोगों को भी कांग्रेस से जोड़ा था। ग्रास रूट लेवल के लोग भी इसमें जुड़ चुके थे, सब आंदोलन के हितकारी हो रहे थे। तो अब वास्तविक रूप में राष्ट्रीय चरित्र की एक कांग्रेस बन चुकी थी। लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल, इस तरीके के जो सरकारी सदस्य और अन्य लोगों का साथ लेकर के सरकार का प्रोपेगेंडा यही है कि यह साबित कर दिया जाए कि कांग्रेस जो अपने आप को पूरे देश का प्रतिनिधित्व मानती है, वो वास्तविक रूप में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो यह प्रोपेगेंडा यहां पर फैलाया जा रहा है। यह तब हो रहा है जब गांधी जी नहीं है। जब गांधी जी जा रहे हैं यहां से मीटिंग के लिए, तब भी उन्हें मालूम है कि यह सब होगा, और उन्हें मालूम है कि हमको वहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन प्रयास न करना, ये एक सरकार को मौका दे सकती थी कि हमने तो आपके लिए प्रयास के लिए हाथ बढ़ाया था, आपने तब प्रयास नहीं किया, और अब जब सरकार अत्याचार कर रही है तब फिर आप उसको दोष देने वाले नहीं हो सकते थे। तो अगर सरकार के समझौते को नहीं मानते और वहां नहीं जाते, तो दमन तो सरकार को चलाना ही था, वो चलाते और तेज कर देते। इसका आरोप जो है वो आज की डेट में कांग्रेस के ऊपर चला जाता, निस्संदेह चला जाता। आरोप तो अभी भी चला गया कि गांधी को तो मालूम था तो क्यों गए। तो आरोप तो लगने ही होते हैं, लेकिन आपको तय करना होता है कि इस समय सही काम क्या है। नेतृत्व में यह बात बहुत जरूरी। आप अपने नेतृत्व में यह नहीं सोच सकते कि हमारे साथी जो हैं वो हमारे ऊपर कभी आरोप नहीं लगाएंगे। आरोप तो लगेगा, और गांधी पर भी लगा और लग रहा था। लेकिन जिस समय गांधी जा रहे हैं तो उस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, कवि मेधानी, गुजराती कवि हैं, कह रहे हैं, छेलो कटोरो जहरनो आहा पी जायो बापू। मतलब जा रहे हो आप लंदन, और मुझे विश्वास है कि आप जहर भी पी सकते हो, जहर का घूंट भी पी सकते हो, लेकिन दब करके नहीं आना है। तो ये एक तरीके से यहां पर मतलब रिक्वेस्ट की गई है। मतलब इस रिक्वेस्ट में कहा गया है कि अरे बापू, आप जो है जहर का आखिरी घूंट भी पी जाओ, ये जहर का आखिरी घूंट है, ऐसे पी जाओ। और बापू भी कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि गांधी जी यही कह रहे हैं कि मतलब उन्हें मालूम है कि हम जा तो रहे हैं, मुझे मालूम है कि सरकार से जो मांगे हमें चाहिए वो सरकार कभी पूरी नहीं करेगी, परंतु फिर भी हम भारतीय प्रतिनिधि का पक्ष उन्हीं के देश में जाकर के, उन्हीं के बैठक में जाकर के रख सकें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सफल होकर आऊं, पर उम्मीद है कि सफलता वहां मिलनी है नहीं। तो जब वहां गए तो वहां पर जो मांग रखी गई, उस मांग पर कोई भी विचार नहीं किया गया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात है, उस पर कोई मांग होनी भी नहीं थी, बातचीत होनी भी नहीं थी, और हुई भी नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। और इसलिए गांधी जी को बैरंग लौटना पड़ा। दिसंबर 1931 में गांधी जी बैरन वापस लौट आए। और आपको मालूम है कि इसके बीच में जो हुआ वो क्या था? वो था सांप्रदायिक माहौल का तैयार होना। सांप्रदायिक माहौल हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम गांधी वहां गए हैं, इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। गांधी वहां गए, उन्होंने वो सारी मांगे रखी जो मैंने आपको बताया था कि कराची में जो सम्मेलन हुआ, जो प्रस्ताव रखा गया था, उसी प्रस्ताव के अकॉर्डिंग, क्योंकि कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बात करनी शुरू करी। लेकिन रैमजे मैकडोनाल्ड सहित तमाम सारे जो लोग थे उन्होंने कोई तूल नहीं दी तब तक, जब तक कि सांप्रदायिक मुद्दे नहीं उठ गए। और गांधी जी का यही कहना था कि हम सांप्रदायिक मुद्दे पे तो बात करने आए नहीं है। सो वो पूरी तरीके से फेल हुआ और गांधी जी जो है दिसंबर 1931 में भारत वापस लौट आए।
यहां राजनीतिक माहौल बदल चुका था। यहां राजनीतिक माहौल बदल चुका था क्योंकि मैंने बताया कि नया वायसराय जो आया, नया जो वायसराय है और नया जो सचिव है, नए जो सचिव आए हैं और जो नए जो वायसराय आए हैं, इन्होंने आते ही आंदोलन खत्म है, सही मौका है, अपनी तीव्रता को दिखाना शुरू कर दिया है इस विचार के साथ कि ब्रिटिश हुकूमत को झुकने नहीं देना है। और उसने आते ही दमन चक्र चलाने शुरू कर दिए थे और जो भारतीय पक्षकार हो सकते थे, जो ब्रिटिश सहायता कर सकते थे, जो मैंने आपको बताया जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल के जो लोग हो सकते थे, ऐसे लोगों को अपने पक्ष में करना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया है। तो राजनीतिक माहौल बदल गया है। लेकिन जब ये काम ये सब ये लोग कर रहे हैं तो जो राष्ट्रवादी हैं वो समझ गए कि भले ही लंदन में जाकर के गांधी के साथ छल हो जाए, लेकिन भयभीत तो थी सरकार, क्योंकि आज जो हरकत कर रही है ये वो तब कर पा रही है। यानी कि उनके द्वारा इस तरीके के काम करने से पतन तो खूब हुआ, दबाया तो खूब किया, लेकिन मोटिवेशन भी खूब मिला लोगों को। वो होता है ना कि जब आप देखते हैं कि आप सफल नहीं है, लेकिन आपने जो प्रयास किए उस प्रयास से सामने वाला खिन्न हो गया है, तो उसकी खिन्नता ही आपकी सफलता की कहानी कह देती है। तो वही बात यहां पर हो रही थी। कांग्रेस का कद बढ़ चुका था और ब्रिटिश हुकूमत का जो कद है वो नीचे आना शुरू हो चुका था धीरे धीरे करके। ब्रिटिश हुकूमत जो है वो अपना कद धीरे धीरे नीचे आकर के लाना शुरू कर देती है। अभी कंटिन्यू है, आप एक बार पीसीआर में बात कर लीजिए प्लीज। तो ब्रिटिश हुकूमत का पद डाउन हो रहा है, कांग्रेस का पद बढ़ रहा है, और इस तरीके से बढ़ रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब अंग्रेजी हुकूमत के तकरीबन बराबर आकर के खड़ी हो गई है, इक्वल आकर के खड़ी हो गई, बराबर आ गई है। तो ये बढ़ना ही हुआ ना, ये तो ब्रिटिश हुकूमत के बढ़ने की कहानी हो गई। ये तो ब्रिटिश हुकूमत है जो बढ़ रही है। तो भाई कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि इससे अंग्रेज जो है, अंग्रेजों को अपना लॉस दिखाई दे रहा है, लेकिन राजनीतिक माहौल में कांग्रेस को तो यहां पर लाभ होता हुआ दिख रहा है। और इसका उत्तर यह होगा कि इस तरीके के राष्ट्रवादियों का दमन तेजी से होगा। तो सरकार ने इस दमन के लिए नई तरीके की नीतियां अपनाई हैं। सरकार की इस नीति में यह सीधे सीधे ये बात रखी गई है कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको सरकार के बराबर नहीं आने देना है, किसी भी तरीके से नहीं आने देना है, उनको सरकार के बराबर नहीं खड़े होने देंगे। तो उनकी नीति में कुछ हिस्से शामिल हैं, जैसे पहला कि दोबारा गांधी जी का आंदोलन नहीं होना चाहिए। सरकार को मालूम है, अब देखिए यहां से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांधी इरविन पैक्ट कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की प्लानिंग थी कि वो यहां से जाएंगे, उसके बाद हम यहां पे अपनी मनमर्जी चलाएंगे, और उधर जब वहां जाएंगे तो वहां उनकी बात मानी नहीं जानी है। वापस आकर के आंदोलन जब चलाएंगे तो पहली जैसी भूल ब्रिटिश सरकार इस बार नहीं करेगी। पहली बार क्या भूल करी थी कि आंदोलन शुरू होने दिया था, बाद में सोचा था कि इतना तो बढ़ेगा नहीं, जब बढ़ गया तो दमन करने शुरू हुए, तो दमन करना भी उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। तो इस बार उन्होंने कहा कि हम शुरुआत से ही दमन करके रखेंगे, तो गांधी जी आंदोलन ही ना चला पाए इस बार, ऐसा काम तैयार करके रखना है। दूसरा, सरकार कह रही जो हमारे मित्र हैं उनके अंदर निराशा का भाव ना हो। और हमारे मित्र कौन है, जो मैंने आपको अभी यहां पर बताया, इनके मित्र तो वही है ना भाई। ये कह रहे हैं हमारे जो मित्र हैं, ठीक है, ये वाले जो मित्र हैं, ये इन मित्रों को निराशा ना हो, क्योंकि ये भारतीय हैं और अगर सरकार का साथ दे रहे हैं तो सरकार इनको पूरी तरीके से भरोसे में रखे, पूरा साथ निभाए, इनका पूरा ख्याल रखे इनका। तो वो ख्याल कैसे रखा जा सकता है, जैसे जमींदार है मान लो, तो जमींदार अनर्गल कर वसूली कर रहा है, तो लगान वसूली कर रहा है, तो फिर साथ सरकार वो फिर अगर आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन जब चलेगा तो क्या होगा, अगर जमींदार लगान ज्यादा लगा रहा है तो जो किसान होगा वो इस मामले को कोर्ट में लेकर के जाएगा। तो कोर्ट की तरफ से साथ नहीं मिलना चाहिए, यह मिलना चाहिए साथ जमींदार को, क्योंकि जमींदार अपना आदमी है। आंदोलन क्या करेगा, आंदोलन तो हमेशा गांधी आंदोलन है,
तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे ही अपनाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल वे किसी भी तरीके से कानून के रास्ते से ही होकर गुजरेगा, कानून साथ दे रहा है उसका। तो सब प्लानिंग करी गई है कि किसी भी तरीके से हमारे दोस्त जो है वो निराश नहीं होने चाहिए। हेग क्या कह रहा है? हेग यहां पर एचजी हेग नाम का एक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि अगर हमने इनको निराश कर दिया तो मानो कि फिर भारत में हमारी पकड़ मजबूत नहीं हो सकती है। तीसरी बात यह कही जा रही है कि जो पिछला आंदोलन चला था, आप देखिए, आपने इतने दिन से पढ़ी, लगातार आपने पढ़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के ठीक पहले आपने श्रमिक आंदोलन और किसान आंदोलन पढ़े थे। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा, उसके पहले श्रमिक आंदोलन और उसके पहले किसान आंदोलन पढ़े। और जब आपने किसान आंदोलन और श्रमिक आंदोलन और इनफैक्ट मंदिर सुधार आंदोलन भी जब पढ़े, ये तीनों चीजें जो पढ़ी, उसमें हर एक में सविनय अवज्ञा जुड़ रहा था और हर एक आंदोलन सविनय अवज्ञा का पार्ट बन रहा था। और ऐसा पार्ट बन रहा था कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था लास्ट में सरकार को कि ये सविनय अवज्ञा का आंदोलन है या श्रमिकों का आंदोलन है या दोनों एक ही हैं। वो चीज उन्हें नहीं पता चल पाती थी। लेकिन उससे सरकार अब सचेत है, वो कह रही कि अब ऐसा आंदोलन, ऐसा काम ना हो। सरकार ये कदम लेकर के चलेगी कि राष्ट्रवादी आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र तक ना पहुंचे। वहां जड़ें जमानी अगर शुरू कर दी तो पूरा देश तो गांव में ही बस रहा है, इसलिए वहां तक पकड़ मजबूत नहीं होनी चाहिए। तो जब गांधी नहीं थे तो सरकार ने क्या किया? राष्ट्रवादी जो हैं उन राष्ट्रवादियों के खिलाफ सरकार ने कड़े कदम उठाए, मार्शल लॉ लागू कर दिए, लोगों को जो है बैठने से मना कर दिया कि भाई यहां पर ये नहीं होगी, मीटिंग नहीं होगी, कहीं पर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं करी जाएगी, जो कोई भी ऐसा कर रहा है सबको गिरफ्तार कर लो। किसी को भी किसी भी दशा में गिरफ्तार कर लेने की खुली छूट प्रांतीय सरकारों और केंद्रीय सरकारों को दी गई हर तरह से। तो जो आंदोलन गांधी जी के जाने के बाद क्षेत्रीय स्तर पर जो चल रहे थे आंदोलन नेतृत्व में, सविनय अवज्ञा के नाम से भले ना चल रहा हूं, पर उसका जो प्रभाव था, उसमें जो नेतृत्व करता थे वो धीरे धीरे करके गिरफ्तार होने शुरू हो गए। जैसे 24 दिसंबर की बात है, इसमें बीच में शायद एक ये छूट रहा है, हाँ यहाँ पर लिखा है 24 दिसंबर, यहाँ लिखा ही है, मैं मिटा देता हूं इसे। 24 दिसंबर को खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, ये गिरफ्तार कर लिए गए। और गिरफ्तार करके जो पेशावर का इलाका है, उस पेशावर के इलाके में सेना बैठा दी गई कि यहां किसी भी तरीके से आंदोलन नहीं चलना चाहिए। तो दमनकारी नीति है सरकार की, उसने अपनानी शुरू कर दी है। 26 दिसंबर को नेहरू गिरफ्तार कर लिए गए। अब ये तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो सब गिरफ्तार हो गए। गांधी जी जब लौट करके आए तब तक सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, सब गिरफ्तार हैं। गांधी जी ने आने के तुरंत बाद 28 दिसंबर को वो बंबई पहुंचते हैं और बंबई में कांग्रेस की मीटिंग रखते हैं। आगे की रणनीति तय होनी है। इस रणनीति में कच्चे तौर पर देखा जाए तो यह हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये पुनः शुरू होगा। लेकिन गांधी जी जब भी कोई काम करेंगे तो वो कानून के दायरे के अंदर, मतलब संवैधानिक दायरे के अंदर रहते हुए ही काम करेंगे। तो उन्होंने फिर प्रयास किया। 31 दिसंबर को उन्होंने वायसराय से रिक्वेस्ट करी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अब आप बताइए, वायसराय मिलेगा? क्या वायसराय मिलेगा? गांधी ने वायसराय को कहा है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, मिल करके हम अपनी मांगें फिर से आपके सामने रखना चाहते हैं, जिससे कि आंदोलन चलाने की आवश्यकता ना पड़े, सरकार को भी इस तरीके से दमनकारी चक्र ना चलाना पड़े, सरकार के खिलाफ नारेबाजी ना हो। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम चाहते हैं कि आपसे मुलाकात करें। वायसराय गांधी से मुलाकात करेंगे शब्द अच्छा नहीं लग रहा है ना, करेगा, ये ऐसा वायसराय। क्या वायसराय गांधी से मुलाकात करेगा या नहीं, और करेगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा, नहीं करेगा तो गांधी जी क्या स्टेप्स उठाएंगे, इसको जानेंगे अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं, 2026 की तैयारी करना चाहते हैं अगर आप,
तो फिर विलंब ना कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए 2026 वाले प्रतिज्ञा प्लस बैच से। 2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो 2027 के लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल तुरंत कर लीजिए, क्योंकि 8 तारीख से ये बैच यानी कल से बैच शुरू हो चुका है। आज से ये बैच मैं पढ़ा रहा हूं, आज से मेरी क्लास इसमें शुरू हो चुकी है। बेसिक्स जो है मैंने इसमें शुरू किया है, बेसिक्स की क्लासेस जो है मेरी इसमें शुरू हो चुकी हैं। तो आप सब लोग मुझसे पेड बैच में पढ़ना चाहते हैं, तुरंत मेरा कोड यूज कीजिए और मेरे साथ बैच में जुड़ जाइए, ठीक है, शाम 6 बजे। इसी वजह से मैं आपके सामने यहां पर आज लाइव क्लास में उपस्थित नहीं हूं, क्योंकि इस समय जिस समय आप मुझे सुन रहे हैं इस समय मैं पेड बैच में हूं। तो आप सब वहां मुझसे मिलने आइए, वहां पढ़िए, वहां बेहतरीन तरीके से आपको अनुशासित तरीके से तैयारी करने को मिलेगी। 2025 का बैच कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लगातार मेल और मैसेजेस आ रहे हैं। तो 2025 के लिए भाई देर क्यों कर रहे हो, पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुरंत विरद लाइव कोड इस्तेमाल कीजिए और तुरंत जुड़ जाइए इससे, क्योंकि 2025 के लिए समय रनिंग आउट है भाई, निकल रहा है, जा रहा है। प्रॉपरली 2026 के लिए आपके पास समय है, और यह भी बहुत ज्यादा नहीं है पर पर्याप्त है। 2027 के लिए आपके पास में पर्याप्त से थोड़ा ज्यादा समय है। वास्तविक टारगेट जो लोग ग्रेजुएशन इस समय कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं, लास्ट ईयर में हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया बैच ये वाला है। स्ट्रेटेजिकली पहले अगर आपने सोच लिया है कि हमें करना है प्रिपरेशन, तो यार यहां पर आइए, बढ़िया से तैयारी कीजिए, जुड़िए, 2 साल बढ़िया जम के तैयारी कीजिए और तीसरे साल अपना एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। ऑप्शनल किसी को लेने हैं तो उसमें भी विलंब ना करें, और खास तौर से ये 2025 और 2026 वाले तो ऑप्शनल तुरंत ले लें। ऑप्शनल लेने के 2 तरीके हैं, एक तो जब आप बैच ले रहे हैं, जब आप P2I बैच ले रहे हैं उसी समय ऐड ऑन कर लीजिए, ऐड ऑन कर लीजिए, तो 3000 से 5000 तक की जो है वो छूट आपको मिल जाएगी, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आपने पहले कभी बैच परचेज कर रखा है, इंडिपेंडेंटली अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। ये 4 ऑप्शनल हमारे पास में है, ज्योग्राफी, PSIR, हिस्ट्री और हिंदी साहित्य। और जो लोग ऑलरेडी कोई बैच ज्वाइन कर रखे हैं, वो बैच ज्वाइन करने के बाद अब ऑप्शनल लेना चाहते हैं, अगर उन्होंने P2I पहले ले रखा है और अब अगर वो ऑप्शनल लेना चाहते हैं और उन्हें अब एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो वो ये कोड ना लगाएं, विरद लाइव कोड ना लगाएं। वो क्या करें, वो मुझसे संपर्क करें। यहां पर ये हमारा इंस्टाग्राम जो है, इस इंस्टाग्राम पर या मेरी ये ईमेल आईडी है, अपनी एडमिशन डिटेल जो है, एडमिशन डिटेल जो है, उस एडमिशन डिटेल को यहां पर मुझे लिख करके भेजें और मुझे बताएं कि मुझे ऑप्शनल और कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो चाहिए, वो मुझे यहां पर करके बताइए, मैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिला दूंगा, ठीक है। तो वहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने P2I लिया हुआ है, तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। ख्याल रखिएगा आप अपना और अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।